नमस्कार, हेल्थ 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह और मेरे साथ है मेरी आज की मेहमान डॉक्टर सीमा बाली, जो कि स्किन विशेषज्ञ हैं और त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। और आज हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे सोराइसिस के बारे में, किस तरह की बीमारी है और किस तरह से इससे बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एसएमएस करने का तरीका, कि आप अपने सवालात हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। नोट कीजिए एसएमएस करने का तरीका। तो अपने मोबाइल के राइट मेल बॉक्स पे जाकर टाइप करें कैपिटल T कैपिटल V 100 और अपने मैसेज लिखकर हमें सेंड कर दें 56677 पर। तो सोराइसिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे सोराइसिस के बारे में, किस तरह की बीमारी है ये? देखिए, सोराइसिस एक तरह का क्रॉनिक डर्मेटोसिस है, जिसके अंदर आप रेड स्केल्स देखते हैं, उठे हुए स्केल्स देखते हैं और सिल्वरी उसके ऊपर लाइनिंग होती है। पर इसके अंदर मेन होता है कि डिमार्केशन होती है, मीन्स अलग से आप उसको सरफेस को देख सकते हैं। हल्का सा दाने के रूप में शुरुआत होता है, जिसको कहते हैं पैप्यूल, और वो हल्की सी झिल्ली लिए हुए होते हैं और शुरुआत होती है उसकी एल्बोज से अक्सर, या जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जैसे नी जॉइंट हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपका ऊपर से जो स्किन है वो निकल रहा है। तो ये एक आपका कंडीशन होता है जो कि आप सोराइसिस के अंदर आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि हेरिडिटरी टेंडेंसीज हैं, आपकी मदर या आपके फादर या दोनों लोग अफेक्टेड हैं या एक प्रॉब्लम के लिए है। और कुछ लोगों का शुरुआत ही स्काल्प से देखते हैं कि आपके स्किन के सरफेस पे सिल्वरी लाइनिंग है, जो कि आपके बताता है कि अब इसके अंदर मेन होता है कि डायग्नोसिस कैसा करना है कि सोराइसिस है या नहीं है। तो नॉर्मली इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होते, ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं, ना ही कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस खास होती हैं। पर स्टिल अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं और मेडिकली हम लोग देखते हैं, तो हम वो जो झिल्ली है, जो बहुत सारी उसमें परतें होती हैं, स्केल्स होते हैं, अगर उसको हम क्लीन ग्लास स्लाइड से उसको छीलते हैं तो देखते हैं कि उसमें मल्टीपल स्केल्स हैं जी। वो वाइट स्केल्स हो जाते हैं और उसके जो नीचे आप देखते हैं जो एक ऑस्पिट साइन होता है, जिसके अंदर हल्की सी औंस की तरह बूंदें होती हैं ब्लड की। और ये ग्रेटेस्ट टेस्ट और ऑस्पिट साइन, ये दो मेन इंडिकेशंस होते हैं सोराइसिस के लिए। और इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी भी पॉजिटिव है और ये दोनों साइन भी पॉजिटिव हैं, तो आपका जो स्किन की नॉर्मली जो एक्सपेंशन होती है, जो स्किन के सरफेसेस होती हैं वो प्रोलिफरेट कर जाती हैं। मीन जो नॉर्मल लोगों में स्किन 25 दिन में झड़ती है, तो सोराइटिक लीजन 3 या 4 दिन में ही निकल जाती है। तभी आप देखते हैं मल्टीपल स्केल्स। तो ये सोराइसिस की जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और क्या ये पूरी बॉडी में होती है या सिर्फ चेहरे या हाथ में? नॉर्मली तो आप देखते हैं कि इसके अंदर दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है प्लाक। प्लाक में क्या होता है कि अलग से आप गोल गोल सिक्के के आकार के अंदर लीजन्स होते हैं, जो कि आपकी एक्सटर्नल सरफेसेस पे होते हैं, मीन्स आपकी ऊपरी त्वचा पे, जैसे आप देखते हैं लेग्स पे या आप एल्बोज पे देखते हैं, ये मीन्स एक्सटर्नल सरफेसेस पे सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और यही आपका मेन एरियाज होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स एंड स्काल्प लीजन्स होती हैं। अगर आपके स्काल्प पे होता है तो आप देखते हैं कि माथे की तरफ से ही ये आगे एक्सपेंड करता है और पीछे गर्दन में, जैसे नेप ऑफ नेक में भी जाता है। तभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डैंड्रफ से, या आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सबसे ज़्यादा 1% हमारी पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड होती है सोराइसिस से। पर उनको ये मालूम नहीं होता कि ये नॉर्मल डैंड्रफ है या सोराइटिक लीजन है। पर जो डैंड्रफ के रूप में होते हैं उसमें जो बाल होते हैं, जो हमारे चटाई की तरह बुने हुए होते हैं, सोराइटिक लीजन में वो स्केल्स में से निकलते हैं। पर अदरवाइज आप देखते हैं कि आपके जो बाल हैं वो गुच्छानुमा आप अलग से उलझे हुए होते हैं सीबोरिक लीजन में। तो ये दो डिफ्रेंसिएशन है। डॉक्टर सीमा वाली, जो आपने सिम्टम्स बताए हैं या जो आपने आपने डिस्क्राइब किया है सोराइसिस को, इसका जो असर होता है ये बाहरी तौर पर होता है या अंदरूनी तौर पर भी ये देखने को मिलता है इसका असर? देखिए, एक्सटर्नल लीजन तो देखते हैं, पर हाँ कुछ केस में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसके अंदर आर्थराइटिस एक नॉर्मल लीजन है कि आप एक्सटर्नल सरफेस पे, अंगूठे में और एक्सटर्नल ओरिफिसेस पे, मीन्स एक्सटर्नल जो डिजिटल जॉइंट्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में इरिथ्रोडर्मा, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें आपकी जो स्किन है उसके साथ साथ फीवर भी आ जाता है और थकावट हो जाती है, और दो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो कि सोराइसिस के लोगों में हो सकती है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है और कैसे इसको पहचाना जाए कि ये जो सिम्टम नज़र आ रहा है ये सोराइसिस का है या किसी और का?
देखिए सोराइसिस के अंदर हम पहला देखेंगे कि आपकी फैमिली में इस तरह की कोई स्पॉट्स हैं, इस तरह की लीजन है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मीन्स ये अपने आप ही आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, जिससे कि इम्यूनिटी लेवल आपका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ये रीज़न फाइंड आउट किया जाता है। पर हाँ, ये ज़रूर हम देखते हैं कि कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रॉमा हुआ, चोट लग गई, या कोई सर्जिकल इंसिजन हुआ, या स्कारिंग हुई। कई बार आजकल जैसे जितना भी सीज़न के अंदर या वैसे आप विद अदरवाइज ऑल्सो अगर आप मेंटली स्ट्रेस रहते हैं या ज़्यादा आपका कंजम्पशन है अल्कोहल का, टबैको का, स्मोकिंग, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कि अक्सर 40-45 एज ग्रुप में या इवन इनिशियल फेज में भी ऑनसेट कर सकते हैं स्किन की लीजन्स में। जी, तो इस तरह से इसका असर भी हमें देखने को मिलता है। बट ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर सीमा बाली बात करें, जो स्किन पर ये अजीब से पैचेस कहेंगे या फिर अजीब से ये जो दिखता है, हल्के हल्के इसमें पस भी दिखाई देता है, हल्के हल्के स्किन भी ड्राई होती है, और आप कह भी रही हैं कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये सब बढ़ते कैसे हैं? देखिए नॉर्मली तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है, इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक मीन्स एलोपैथी साइड या इवन अदर ये जो क्रॉनिकली लोग डिफाइन करते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। पर इसके अंदर आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ठीक हो जाती है और वो अपने आप ही आपके बहुत सारे लीजन आने चालू हो जाते हैं। और जो सीज़न होता है वो विंटर सीज़न या रेनी सीज़न या चेंज ऑफ सीज़न में आप देखते हैं। और ये जो कंडीशंस होती है जैसे क्लाइमेटिक ऑनसेट होती हैं, पर कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि आपने कुछ ऐसे बड़े बड़े पैचेस, इसको प्लाक कहते हैं, और रिंग टाइप के लीजन्स होते हैं। कई बार ये फ्लेक्सर सरफेस पे आ जाते हैं। फ्लेक्सर में जो मुड़ने वाली जगहें हैं, जैसे आप देखते हैं थाइस के आसपास या आप एल्बोस के फ्रंट सरफेस पे, पर वहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद स्केल्स नहीं दिखेंगे। वहाँ पे आपको, क्योंकि स्किन वहाँ पे मॉइस्चर लिए हुए होती है, तो वो आपके सॉफ्टन स्केल्स होंगे। अदरवाइज तो ये काफ़ी ड्राइनेस होती है और इसमें बहुत मोटापन हो जाता है, स्किन इसमें हार्ड हो जाती है। तो और जो आप बात कर रहे हैं कि पस आ जाती है, वो इन्फेक्शंस हो जाती है, जिसको कहते हैं पस्टुलर सोराइसिस। वो अक्सर उन लोगों में आ जाती है, जैसे जिन लोगों पे हम सबसे पहले हम देखते हैं सोराइसिस के लिए 2 स्पॉट्स देखते हैं। पहले तो उनका स्काल्प देखते हैं, एल्बोज देखते हैं, और घुटने देखते हैं, और पैर के सोल्स देखते हैं। ये कॉमनली अफेक्टेड साइट्स होती हैं। अगर इन साइट्स पे, जिसको कहते हैं हाथ के तलवों पे, पाम्स पे या सोल्स पे होते हैं, तो ये लीजन्स जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी प्रोन होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्किन के नीचे छोटे छोटे पस के लिए हुए इन्फेक्टेड पस्ट्यूल्स होते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब, ये कोई छुआछूत की बीमारी है, या इससे कहा जाए कि किसी को होता है तो अगर किसी को छू ले, या इन्फेक्शन की बीमारी है? नहीं, ये तो प्रॉब्लम किसी भी तरह का इस तरह का इन्फेक्शंस आगे स्प्रेड नहीं करती है। हाँ, जो इसके स्केल्स होते हैं उससे फैमिली मेम्बर्स या आप जिसके साथ सोते हैं या जिसके साथ आप शेयर करते हैं इसके अपना नॉर्मल कॉमन प्लेस, तो वो ज़रूर परेशान होते हैं इन स्केल से, क्योंकि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके स्केल्स फॉल करते हैं। क्योंकि जो सरफेस के ऊपर इचिंग इतना पेशेंट परेशान नहीं होता, ना ही इससे हेयर लॉस होता है, मीन्स हेयर फॉलिंग भी आप कम देखेंगे, पर जो स्केल होते हैं वो पेशेंट के अटेंडेंट्स को काफ़ी इरिटेट करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं इसमें या तो प्योर घी इस्तेमाल कर लें या कोई एक्सटर्नली उसको लुब्रिकेट करें कि ये जो स्केल्स हैं ये फॉल नहीं कर सके, और साथ साथ में आपको इचिंग से भी आपको उसमें आप रिलीफ महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, सोराइसिस के पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं? जब उसको सोराइसिस हो जाता है तो क्या बदलाव आता है, उसके जीवन शैली में कैसे परिवर्तन आ जाता है? हाँ, इसको ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पेशेंट का जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ये बीमारी इतनी गहरी मानी जाती है, जो कि डिप्रेशन या इवन जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो एक्सेसिव पेशेंट कार्डिक पेशेंट होते हैं उसकी तुलना इस बीमारी से की जाती है, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है जी। और जहाँ पे पेशेंट का मानसिक तनाव होता है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है स्किन की सरफेस की, ये बहुत अधिक हो जाती है। और इसके कारण इसका जो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक्सटर्नली उसको कोई ना इचिंग का परेशानी होता है, केवल क्योंकि कॉस्मेटिकली भी उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसकी जो स्किन है वो बार बार ड्राई हो रही है, उसके स्केल्स फॉल कर रहे हैं, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन वो मेंटली बहुत अफेक्ट हो जाता है पेशेंट। डॉक्टर सीमा बाली, सोराइसिस और एक्जिमा दोनों को लोग एक क्यों समझते हैं? देखिए, क्योंकि एक्जिमा और जो होता है वो भी लोग समझते हैं कभी ठीक नहीं होता। इवन अगर आप पुराने हमारे ग्रीक पीरियड में देखें तो इसको लेप्रेसी का रूप दिया गया है, ना सोराइसिस को भी और एक्जिमा को, कि ये ठीक होने वाला नहीं है जी। और जो बीमारी ठीक नहीं होती है तो वो एक नॉर्मल कॉमन भाषा में उसको एक्जिमा कहा जाता है, पर एक्जिमा एंड इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि एक्जिमा में स्किन में इतनी इचिंग जो होती है वो सोराइसिस में इतनी इचिंग नहीं होती है,
पर एक्जिमेटिक लीजन जितनी भी होती हैं उसमें बहुत खुजली हुई होती है और उसके अंदर डिमार्केशन नहीं होता, मीन्स अलग से उसने जगह नहीं बनाई होती है कि आपकी लाइनिंग जैसे रिवर की लाइनिंग होती है जो कि सोराइसिस में आप देखते हो, एक्जिमा के स्पॉट्स में नहीं देते हो। और वो भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, पर एक्जिमा किसी ना किसी कारण से होता है, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, कोई एसिड को आपने हाथ लगा लिया, किसी कपड़े से आपको एलर्जी हो गया, इसकी प्रॉब्लम आपकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी से स्ट्रेट अवे अफेक्टेड होती है। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो एड्स के पेशेंट हैं उनमें भी बहुत सिवियर सोराइसिस हम लोग देखते हैं क्योंकि इम्यूनिटी इम्बैलेंसेस होती है। तो एक्जिमा एंड इसके अंदर दोनों ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि पेशेंट को परेशान करने के लिए मेंटली बहुत अफेक्ट करती है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक तरह से तनाव, एक तरह से स्ट्रेस जो है वो पेशेंट के अंदर आ जाता है कि पूरा लुक, पूरा जो उसका रूप होता है वो चीज़ से ख़राब हो जाता है। तो कैसे आप उनको टैकल करती हैं, कैसे उनमें आत्मविश्वास भरती हैं, क्योंकि इस तरह से 10 लोग उन पर भी कमेंट करते होंगे, 10 लोग उन पर भी बात करते होंगे, तो कैसे आप उनको टैकल करती हैं, कैसे समझाती हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी? देखिए, जो एक जिस तरह का हम वेलिडा वेलनेस सेंटर में हम लोग पेशेंट्स को फॉलो करवाते हैं, उस कंडीशंस के अंदर जितनी अल्टरनेटिव साइंसेज है उसमें अभी भी पॉजिटिव होप्स हम देख रहे हैं पेशेंट में, क्योंकि वो एक तरह की बहुत स्ट्रेस रिलीफ करती है पेशेंट को। मेंटली वो जो बाइंडेड होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, हम लोग नॉर्मली उनको एडवाइस करते हैं, लाइक 3 से 4 सीज़न हम लोग देखते हैं जिसमें एपिसोड मीन्स सिवियरिटी का वो देख रहे होते हैं कि वो कम हो गई है पहले से। तो जब वो देखता है कि ये विंटर्स उसका इम्प्रूव हुआ है तो नेक्स्ट विंटर में वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होप लिए हुए होता है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर जो डिप्रेशन साइड है या मेंटल जो स्ट्रेस के कारण एग्रावेट होती है, जो बढ़ती है, क्योंकि जहाँ पे उसने खुजली की होती है वहाँ पे भी फर्दर वो प्रोपोगेट कर जाती है। तो वो देखता है कि जो पहले प्रोपोगेशन है, जो प्रोग्रेसिव नेचर है प्रॉब्लम की, वो उनके अंदर रिडक्शन में देखता है। तो पॉजिटिव होप जैसे जैसे करेक्शन आता है तो वो ज़रूर अच्छी तरह से इसको फॉलो कर पाते हैं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या किस स्टेज में आता है और क्या कहता है? देखिए, जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो माइल्ड फॉर्म में, क्योंकि आप एज ग्रुप देखते हैं या तो आप 21-22 साल की एज ग्रुप में देखते हैं या 45 ईयर की एज ग्रुप में आप देखते हैं। तो जो इनिशियल फेज में पेशेंट आता है तो वो तो बहुत सीवियर फॉर्म में आता है कि उसके जो स्केल्स है ये उनके करेक्ट नहीं हो गए और स्टीरॉयड्स और वो यूवी जो थेरेपीज़ है, पुआ थेरेपीज़ है, वो लेके हमारे पास आता है। क्योंकि उन थेरेपीज़ को लेने से, क्योंकि उसके डॉक्टर ने ही उसके माइंड में ट्रेनिंग दिया होता है कि ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होने वाली है और ये दवाइयों से तुम्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि इवन स्किन के अंदर एट्रोफी हो जाती है, मीन्स सिकुड़ जाती है स्किन, फर्दर हार्डनिंग हो जाती है और स्टेरॉइड्स के कारण उसका लिवर और उसका किडनी पे दोनों पे अफेक्शन होता है। तो वो मेंटली ये मान के आता है कि उसको इस तरह की दवाइयों का सेवन नहीं करना है और वो बेस्ट होप लेकर के जब वो हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली वो उन दवाइयों को हमें मेन रिड्यूस उनको करवाना होता है और जितनी भी उनके बड़े प्लाक्स हैं, लीजन्स हैं, उनको हमें सॉफ्टनिंग करना होता है कि उनको एक्सटर्नली नॉर्मली तो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि नीम स्किन कंडीशनर उन लीजन्स पे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ड्राई नहीं रखेंगे और उसके अंदर आप कम सोपी वाटर यूज़ करें, मीन्स आप जितने भी एक्सेस डिटर्जेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम रिड्यूस करवाते हैं। उनको पहनावे में भी बदलाव करवाते हैं कि कॉटन का उनको यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत खुजली करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, तो स्क्रैचिंग करने से फर्दर उनकी इन्फेक्शंस बढ़ती है। तो जो भी जितने भी सिंथेटिक वेयर हैं उनको वो रिड्यूस करवाते हैं कि जब तक उनका एक्यूट फेस है तब तक वो इसको अवॉइड करेंगे। और रेगुलरली इवन सल्फ़र का जो स्प्रिंग होता है, जो सल्फरेटेड वाटर होता है, वो भी इवन जो लोग सी है, दीज आर द मिनरल्स, ये नेचुरल थेरेपीज़ हैं जो उनको मेंटली पेशेंट को बहुत स्ट्रेंथन करता है। तो वो उसको हम एडवाइस करते हैं, कुछ नेचुरल जो प्रोसीजर्स होते हैं जो उसके आसपास उसको फॉलो करने में आसानी होती है। फिलहाल डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा किन लोगों में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, मेल्स में या फीमेल्स में? नहीं, इसमें दोनों में हम लोग इक्वल देखते हैं, मेल्स एंड फीमेल में। इसमें कोई कोई भी किसी भी तरह का परसेंटेज में डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडियन में 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड है और आधी से भी कम लोगों में हम सिवियरिटी देखते हैं, मीन्स मॉडरेट टू सिवियर। पर अमेरिकन्स में हम ज़रूर देखते हैं कि जितने भी कोल्ड कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका है या जितने भी यूरोपियन कंट्री, उसमें हम 2% तक इतना मीन्स परसेंटेज में राइज हुआ है। पर सेक्स डिटर्मिनेशन करने के अंदर इसके अंदर कोई ऐसे चेंजेस दोनों में नहीं है। आपने भी कहा कि एक तरह से हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी है, तो जो महिला प्रेग्नेंट है उनके लिए आप क्या कहेंगी?
देखिए, क्योंकि अगर वो लाइक इस तरह की मेडिसिन फॉलो कर रही है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, तब तो उनको बिल्कुल प्रेगनेंसी वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेडिसिन उनको स्ट्रेट अवे अफेक्ट करती हैं उनके इंटरनल लाइक उनके जो कंसीव किया हुआ है सिस्टम है। तो इसके अंदर उनको वो मेडिसिन तो खैर फिर बिल्कुल ही नहीं लेना होता है, ना ही उनके डॉक्टर फिर उनको देंगे, क्योंकि स्ट्रेट अवे अफेक्ट इवन उनके प्रेगनेंसी पे भी और लीवर पे भी और उनके किडनी पे भी अफेक्ट करते हैं। तो उस दौरान वो दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं चलेंगी जी। हाँ, इन मेडिसिन में नॉर्मली हम राय देते हैं कि पेशेंट आर्साइड एक मेडिसिन होती है जो कि होम्योपैथी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, वो रेगुलरली 2-3 महीने फॉलो करें 2x या 3x पोटेंसीज में, वो उनको पॉजिटिव होप्स देंगी। चलिए डॉक्टर सीमा बाली, ये तो बात हुई प्रेग्नेंट वुमेन की। खास तौर पर हम उनको इंडिकेट करना चाहेंगे जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में कहते हैं ज़रा सा ब्लीडिंग हुई, ज़रा सा घाव हुआ तो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इचिंग में कभी कभी खुजाते ब्लीडिंग भी हो जाती है, तब आप डायबिटीज़ पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, डायबिटीज़ अगर है और पेशेंट का सोराइसिस भी है तो दोनों ही इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि बहुत सीरियसली और उसको हर स्टेजेस के ऊपर कवर अप करना है। एक तो उनका डायबिटिक का जो लेवल है वो नॉर्मल रहना चाहिए, मीन जो फास्टिंग है वो 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उनको जो भी वो मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं उनको रेगुलरली फॉलो करना होता है। हाँ, जहाँ पे ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं तो एक्सटर्नली हमें उसको ये ज़रूर है कि नीम टॉनिक हम एडवाइस करते हैं, पर कोई इस तरह की ना ही कोई रेटिनॉइड ए, विटामिन ए क्रीम का सिंथेटिक बेस वाली क्रीम हम उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करते हैं जी। और जो कि एक्सटर्नल अगर उनका फेस लुब्रिकेटेड होगा, उनका सरफेस नॉर्मल होगा, तो ये ब्लीडिंग का स्क्रैचेस करने के ऊपर भी ब्लीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पे फिशर्स आ जाते हैं, मीन्स क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर बहुत मोटापन और थिकनेस आ जाती है। पर अगर वो प्रॉपर इसको फॉलो करते हैं, नीम स्किन कंडीशनर या एक्सटर्नली जो मॉइस्चराइज हम लोग सरफेस को एडवाइस करते हैं, तो ये समस्या उनको नहीं आती है। तो डॉक्टर सीमा बाली, जो आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट में सोराइसिस के फॉर्म को रोकने के लिए करते हैं या उससे ख़त्म करने के लिए करते हैं? नहीं, हम उसके अंदर प्रिवेंटिव भी देते हैं और साइमल्टेनियसली, क्योंकि जो उसको जैसे इस बार एपिसोड हो गया, प्रॉब्लम हो गई है, उसको भी कैसे उसको कवर अप करना है उस लीजन्स को, तो डेफिनेटली उसके अंदर आप रिजल्ट्स देखेंगे। क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से? इंटरनली हम लोग एडवाइस करते हैं वेलिडा वेलनेस सेंटर में, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट एडवाइस किया जाता है, जो कि हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ सिम्टम्स उनसे पूछे जाते हैं, जो कि 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं, उससे उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन निकलती है, जिसको प्राकृतिक कहते हैं। उसकी डाइट और एक नॉर्मल डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब डाइट आपको एडवाइस किया जाता है। एक्सटर्नली कुछ ऑर्गेनिक एप्लीकेशन आपको, वेलिडा एप्लीकेशंस आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको दिन में 1 या 2 बार अप्लाई करना होता है। एक्सटर्नल मोडालिटीज़ के अंदर ज़रूर हम लोग फॉलो करवाते हैं कि जिसके अंदर कहाँ पे कौन कौन सी हमें मॉडर्न लाइक कॉस्मेटिकली उन चीज़ों को हमें करेक्ट करना है, वो आपको एडवाइस किया जाता है। मार्केट में बहुत तरह से डॉक्टर साहब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत से मेडिसिन्स मिल रही हैं मार्केट में कि आप ये इस्तेमाल करें तो आपका ये ठीक हो जाएगा। स्किन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, खूबसूरती के लिए बहुत चीज़ें हैं, और आपके पैचेस हैं, लाल दाग पड़े हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। ये सब चीज़ें जो मार्केट में दिख रही हैं, ये इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा इस प्रॉब्लम को और क्रिएट कर सकता है? देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे होता है, क्योंकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपको किसी तरह की एलर्जी कंडीशन भी हो सकती है, तो इसलिए जो मार्केट में एक जनरल आप लाइक ऑन द शेल्फ पे देखते हैं कि आपने इचिंग को रिड्यूस कर दिया, या आपका जो निशान आना है, एक्नी प्रॉब्लम, या आपका लाइक छोटा सिस्टम के ऊपर आपकी, क्योंकि सरफेस एरियाज में बहुत वाइड होता है, मीन्स एक छोटे स्पॉट से चालू होकर पूरे स्किन सरफेस तक कवर अप होता है, तो आप इन क्रीम्स के लिए डेफिनेटली आप अपने माइंड में किसी भी तरह का ये नहीं इस्तेमाल करें कि इसी को इस्तेमाल करना है। आप बेसिकली प्रॉब्लम डॉक्टर साहब इसी में आती है कि इचिंग की प्रॉब्लम या इचिंग का सिम्टम इसमें सोराइसिस में देखने को मिलता है, और हर कोई इसे रिमूव करने की कोशिश करता है कि इचिंग से कम बचा जाए, और इचिंग को दूर करने के पर्पज़ से लोग 10 तरह के दवाइयों को इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, इचिंग को अगर आप करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इवन आप घर में भी प्योर घी को गर्म करके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्किन की सरफेस है वो ड्राई ही नहीं हो। जब आप नहाने के अंदर आप इस्तेमाल करें तो नहाने से पहले भी लगा लें उस स्पॉट पे जहाँ पे आपको सोराइटिक लीजन है, बाद में भी इस्तेमाल कर लें। और जो सोप है वो नीम स्किन वॉश नॉर्मली हम लोग राय देते हैं, उसके अंदर भी मात्रा बहुत कम एडवाइस दिया जाता है,
तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर आप घर में भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, सोराइसिस के पेशेंट्स की माफ़ी चाहूँगी, पेशेंट्स की डाइट क्या होती है? क्या इनकी डाइट में नमक कम किया जाता है? हाँ, इसके अंदर नॉर्मली डाइट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट के अलावा जो कि मेन होता है कि आपने एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर जितनी भी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं वो जनरल, जिससे कि मॉइस्चर लेवल इंटरनली करेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक्सटर्नली उसको मॉइस्ट किया, इंटरनल भी आपको अपने पानी की मात्रा बहुत अधिक रखना है, क्योंकि सॉल्ट इस तरह का होता है क्योंकि आपके स्किन के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपके सिस्टम को बहुत पावरफुल होना होता है कि एक्सक्रीट कर सके, तो इस तरह की फर्दर इरिटेशन या इन्फेक्शंस होने का चांसेस रहता है। तो आपकी जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो टॉक्सिन्स ऐड नहीं करें बल्कि रिड्यूस करें, तो इसलिए हम आपको हल्का सा रिड्यूस करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे इसी से कि खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए स्पेशली? एक तो आपका वेजिटेबल्स जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन B1 एंड B2 जितने भी विटामिन्स होते हैं जो कि नॉर्मली हम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो एडवाइस करेंगे आपको। और सॉल्ट तो डेफिनेटली जैसे भी आपने बताया कि पेशेंट इसके अंदर अपने आप भी कम कर लेते हैं, तो उसको कम करेंगे। और आपको अगर इतना ही फॉलो कर लें और एक्सटर्नली इरिटेट नहीं करें, स्क्रैचिंग नहीं करें अपने लेवल पे, तो ये आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। डॉक्टर सीमा, जब हम जानते हैं कि हमारे फादर या हमारे मदर या हमारे फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, उसके लिए पहले से प्रिवेंशन कोई लिया जा सकता है? नहीं, इसके लिए कोई इस तरह का नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी मदर को है या आपके दोनों पेरेंट में है तो आपको भी अफेक्शन होगा, क्योंकि उसके अंदर भी 60% अगर दोनों पेरेंट भी इफेक्टेड है, 40% में भी आप आ सकते हैं। तो इसलिए आपने किसी भी तरह नेगेटिव अपने माइंड में नहीं सोचना, क्योंकि स्ट्रेस भी आपकी इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकती है। जी, और ख़ास तौर पर जैसे कि हम अभी नमक की बात करते हैं कि नमक का लेवल थोड़ा सा कम होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं या जिनके बीपी हाई रहता है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि अगर उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है और उन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग नमक का सेवन कम करें, तब इस स्टेज में क्या किया जाता है? देखिए, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस वो अपने आप ही माइंड में इनके आसपास के लाइक एरियाज में, फ्रेंड सर्कल्स में डिस्कशन हो करके वो डाइट अपनी बहुत बैलेंस कर लेते हैं, मीन सॉल्ट कम कर लेते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा लेते हैं। और इस तरह की अगर उसको लीजन है तो वो सभी प्रिकॉशंस अपनी फॉलो कर लेते हैं। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर मेडिसिन के साथ साथ उनको एक्सटर्नली एरिया को मॉइस्ट करना मेन है। जी, तो आप कुछ खास बातें या कुछ खास पॉइंट हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या करें क्या ना करें? हाँ, एक तो स्क्रैचिंग नहीं करेंगे, स्किन को आप बहुत कम सोप, कम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव आप माइंड के अंदर सेट इन करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। अगर आप इसको पॉजिटिवली लें, नेगेटिव नहीं सोचें, तो डेफिनेटली 3-4 सीज़न के अंदर आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। जी, डॉक्टर सीमा वाली, चिकन पॉक्स से भी मुझे याद आया कि जिस तरह से सिम्टम्स आपने इसके बताए हैं, चिकन पॉक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कैसे आप इसको डायग्नोज करते हैं और कैसे ही एक पेशेंट को पता चलेगा कि उसे सोराइसिस की प्रॉब्लम हो रही है या चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो रही है या एक्जिमा हो रहा है? देखिए, चिकन पॉक्स क्योंकि बच्चों के अंदर आप सबसे ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि दैट इज़ वो वायरस इन्फेक्शन है, उसके अंदर बाउट्स में इरप्शंस आते हैं जो कि ट्रंक पे होते हैं। नो डाउट इसमें भी लीजन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम मोटे मोटे रुपियोइड फॉर्म में एक अलग लीजन्स आते हैं, बट उसके स्केल्स और उसकी जो स्किन की हार्डनेस होती है वो बहुत आप मेजर कर सकते हैं देन की चिकन पॉक्स, जो कि वायरस इन्फेक्शन है। और उसके अंदर तो बहुत कंटामिनेशन होता है, क्योंकि वायरस है तो फैलता है, पर इसके अंदर इस तरह कंटेजियस नहीं है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको ये फर्दर स्प्रेड करेगा। लाइफस्टाइल का भी कुछ असर होता है यहाँ पर? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स आप इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा स्नैक्स फॉलो करते हैं, तो आपके टॉक्सिसिटी सिस्टम में ऐड करती है, जिससे कि सिस्टमिकली आप इंटरनली अफेक्ट होते रहते हैं, और जो कि आपकी प्रॉब्लम को लंबे समय तक और भी कंटिन्यू करता है, जो कि 13-14 दिन में आप नॉर्मल देखना शुरू कर दोगे अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। पर अगर आपने इस तरह के टॉक्सिन्स एप्लीकेशंस के साथ साथ इवन जो लोग कुछ सिंथेटिक लगा लेते हैं, जैसे विटामिन ए एक्सटर्नल क्रीम लगा दी कि सॉफ्ट हो गया, और इंटरनली भी उन्होंने कुछ इस तरह का फॉलो कर लिया, डाइट में भी लीनियंसी ली, तो रिडक्शन आ जाएगा आपका प्रॉब्लम को करेक्ट होने में। डॉक्टर सीमा बाली, जैसे आपने नीम की बात की थी कि नीम के सोप आप कहते हैं यूज़ करने के लिए, अक्सर लोग करते ये हैं कि स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग नीम की छाल लगा लेते हैं या कोई जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
इनका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा जब आप मेडिसिन भी खा रहे हैं और ऊपर से इस तरह की दवाइयाँ भी लगा रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नीम की लीव्स को बॉईल करके भी यूज़ करते हैं, अगर आपका इतना समय आप डिवोट कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो इंटरनल के साथ साथ हम देखेंगे कि एक्सटर्नली भी हम सपोर्ट में रहेंगे कि पेशेंट का फर्दर ह्यूमिडिफाइंग जो एजेंट्स हैं जो कि नीम लीव्स में हैं वो अगर मिलते रहें तो डेफिनेटली उसको किसी भी तरह का सिंथेटिक एप्लीकेशन, ना ही ऑर्गेनिक एप्लीकेशन उस समय मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है तो वो घर में भी होममेड इस तरह का नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी तरह की नई खोज हो रही है डॉक्टर सीमा बाली की किसी तरह से सोराइसिस को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए? हाँ, इसके लिए पूरी फाउंडेशन बनी है, नेशनल सोराइटिक फाउंडेशन बनी है, जो कि आपको इन पेशेंट को कैसे डील करना है, अपनी डे टू डे प्रॉब्लम को कैसे इन लीजन्स को करेक्ट मीन्स, क्योंकि पेशेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो देयर आर बहुत इजी नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन फाउंडेशंस में भी कॉल कर सकते हैं। और इनके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो इस तरह की पूरी फाउंडेशंस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इन पेशेंट्स को मदद मिलती है। तो इसके लिए आप उन फाउंडेशंस को भी आप ईमेल, उनके एड्रेसेस हैं, आप वेब पे जा करके आप बिल्कुल इसको कांटेक्ट उनको भी कर सकते हैं। तो अपने दर्शकों से भी उम्मीद करेंगे कि उनको तमाम जानकारी मिल गई होगी सोराइसिस के बारे में। डॉक्टर सीमा बाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल हेल्थ एंड बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते आप नोट करते जाइए SMS करने का तरीका। नमस्कार। अगर आप भी करना चाहते हैं हमें मैसेज, तो अपने मोबाइल के राइट मेल बॉक्स पे जाकर टाइप करें T V 100 और अपने मैसेज लिखकर हमें सेंड कर दें 56677 पर।